नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, वहीं सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन, धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा भी शामिल, तो सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल भी शामिल और आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी इस बैठक में चर्चा। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की बैठक है और इसमें शामिल होने के लिए कई नेता पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक, वहीं सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन और धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में पुतला दहन कर अपना रोष भी व्यक्त किया। वहीं इस पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल साबित हुई है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, अगर ठोस नीति है, ठोस कार्रवाई है, तो मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ये आपको धामी जी से पूछना चाहिए ना। भले वो अंकिता हत्याकांड हो, पिंकी हत्याकांड हो, कल ये धामी जी के नाक के नीचे जो हत्या करके कूड़े में फेंका गया है, और ये हरिद्वार में जो मामले हैं, इतने मामले क्यों हो रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कार्रवाई आपके हिसाब से बहुत तेज हो रही है, तो मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ये बहुत सोचने विषय है और हमारे हिसाब से कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। इसलिए इनको ठोस नीति बनानी चाहिए कि आगे ऐसे मामले ना आए। देखिए, अभी अंकिता भंडारी बहन को हमारी न्याय नहीं मिला है। उनके जो हत्यारे हैं खुलेआम कोर्ट में खुशी खुशी जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घुस रहे हैं, एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था पे। और उसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में कल महिला का एक शिव देहरादून में मिलता है और शंका जताई जा रही है उसके साथ भी ऐसी हिंसा हुई है। देखिए, हरिद्वार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक महिला के साथ बलात्कार किया, और देहरादून के अंदर में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला का पहले हत्या की जाती है, उसके बाद मृत शरीर के साथ उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में यमकेश्वर की जो विधायक हैं रेणु मिस्त्री जी, उनका उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था? क्योंकि वो जब रिजॉर्ट चलाया तब भी उनकी मौजूदगी वहाँ पर थी। सरकार तो बहरी भी हो गई है, गूंगी भी है और सरकार निष्क्रिय भी हो गई है, निरंकुश भी हो गई है। सरकार से मांग करना अब मतलब ऐसा लग रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना जैसा। देखिए, आज महिलाएं इस सरकार में, इनके शासनकाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत भाजपा शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेगी और इसके साथ ही शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी से एक अमृत वाटिका तैयार भी की जाएगी। इसमें 75 अलग अलग प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि यह अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बीजेपी पर सीधा तंज कसा है। उन्होंने हर मोर्चे पर सरकार को फेल बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे वीर सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है और जिस प्रकार से हमारे अभी अभियान में मेरा देश मेरी माटी अभियान हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और हर गांव में हम अमृत वाटिका बनाने जा रहे हैं, जिसमें हर गांव से जो है मिट्टी एकत्र करके हम उसकी कलश यात्रा जो है उसको निकालेंगे और ये हमारे वीर सैनिकों के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो तथाकथित राष्ट्रवाद है, अब जनता उसकी सच्चाई को जान चुकी है, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली इनकी सरकार है, जिनका कि जनता से कोई सरोकार नहीं रहता। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा 2021 के चयनित 228 शिक्षकों को शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी और इन सभी चयनित सहायक अध्यापकों को पहली तैनाती प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जाएगी, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके और शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा सके।
इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को चयनित एलटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जबकि सहायक अध्यापक कला के 262 पदों के लिए नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। आयुष्मान योजना का आमजन को भरपूर लाभ मिल रहा है और प्रदेश में योजना शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 51,44,000 लोग आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं, जबकि 8,28,000 से अधिक लाभार्थी मरीजों को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा भी मिल चुकी है। इस पर राज्य सरकार ने 15 अरब से ज्यादा की राशि खर्च की है और प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बीजेपी के प्रतिनिधियों को साल 2022 में हारी हुई 23 सीटों पर जीत हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि 2022 में हमारी पार्टी जिन विधानसभाओं में हारी है उसके कारणों को जानने और 2024 में उन कमियों को दूर करने के लिए सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत सभी सांसद जनता तक संवाद स्थापित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने सरकार पर तंज भी कसा है। जनता पार्टी अब अपने सांसदों को उन विधानसभाओं की जिम्मेदारी दे रही है जो विधानसभाएं उन्होंने विगत विधानसभा चुनाव में हारी है। ये 23 विधानसभाएं राज्य में हैं और उन सांसदों को वो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं जिन सांसदों को उनके क्षेत्र की जनता जो है अब देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो जनता के सुख दुख में 5 साल से कहीं नजर आए नहीं। राज्य हित के कोई मुहैयतों के मुद्दे उन्होंने लोकसभा में उठाए नहीं। अब वो लोकसभा के सांसद कैसे उन विधानसभाओं में भाजपा को जीत दिलाएंगे। उधर उत्तराखंड में इस बार बादल जमकर बरसे हैं और इस साल जुलाई के महीने में ही सामान्य से 32% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानी रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तराखंड में 1 जून से 31 जुलाई तक मानसून 16% अधिक रहा, जबकि आने वाले दिनों में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी 1 जून से लेकर के आज 2 तारीख हो गई, तो अभी तक जो है उत्तराखंड में मानसून जो सामान्य से 16% अधिक जो है वर्षा देखने को मिली है, तो जो है नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और अगर जुलाई की बात करें तो पिछले जुलाई महीने में जो है उत्तराखंड में जो वर्षा है वो सामान्य से 32% ज़्यादा मिली रही है। इसमें भी जो हमारे बागेश्वर, हरिद्वार जनपद है, इनमें ज़्यादा बारिश मिली है, जबकि जो नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपद है, इनमें जो है सामान्य से कम वर्षा रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक जो है आधा सीजन निकल चुका है, तो इसमें जो है मॉनसून जो रेनफॉल है वो सामान्य से 16% ज्यादा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा पीड़ित परिवारों के लिए गंभीर नहीं है और सरकार केवल बातें ही कर रही है। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया गया है। देखिए, हमारे जनपद के कांग्रेसियों ने जिस तरह से हमें सूचित किया था, उसमें इसकी जरूरत महसूस की गई कांग्रेस हाईकमान के लेवल पे। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, उनके निर्देश पे ही ये कार्य हो रहा है कि हम विस्तृत अध्ययन करें और इस चीज को देखें कि जो प्रभावित लोग हैं उनको वास्तविक रूप में सहायता पहुंची है या नहीं पहुंची। अब ये इस समिति की दूसरी बैठक है, जिसमें हमारी उप समिति है जो अलग अलग क्षेत्र के लिए गठित की गई थी, वो अपनी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करेंगी।
हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि काफी सारे मसलों को लेकर शिकायत मिली थी, जिस पर यह छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की ओर से कई जगहों पर जमीन की खरीद और बिक्री को रोके जाने के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस की ओर से रजिस्ट्री कराए जाने के मामले सामने आए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बागेश्वर में कपकोट विधायक सुरेश सिंह गढ़िया सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और दरअसल विधायक की ओर से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से बंटने वाली धनराशि किसी अपात्र को बांटी गई है। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं इस पर बागेश्वर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भगवत डसीला ने सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। गांव के एक संपन्न व्यक्ति को 75,000 रुपए की जो है धनराशि विवेकाधीन कोष से दी जाती है, जबकि उस व्यक्ति के पास जेसीबी मशीन है और उसके पास एक छोटा मोटा मॉल समझ लीजिए आप। उसके यहाँ जूते चप्पल से लेके राशन से लेके हार्डवेयर से लेके राशन से लेके सारी चीजें उसके यहाँ मिलती हैं। वो 2 व्हीलर उसके पास है, 4 व्हीलर उसके पास है। उसके बावजूद भी विधायक जी उसको सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं और उसको 75,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। ये इस भ्रष्टाचारी सरकार की जो है ये है। और जो लोग सड़कों पे और जो लोग खुली छत के नीचे विश्राम करने को मजबूर हैं, उन लोगों को अभी तक आर्थिक सहायता इनके द्वारा नहीं दी गई है। उधर रुड़की में पूर्व मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे के बाद व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष का माहौल है और व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पूर्व मेयर गौरव गोयल के कार्यकाल में व्यापारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा है और इसके साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। सामाजिक लोगों के द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई है। इसमें व्यापार मंडल के व्यक्ति भी हैं, अन्य लोग भी हैं। हमने ये बातें रखी कि 4 साल का जो कार्यकाल मेयर साहब का रहा है, पूर्व मेयर का, वो उसमें व्यापारियों के प्रति उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जो हमारी मांगे थी वो एक भी पूर्ण नहीं हुई। व्यापारियों के हित में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए, आज कार्यक्रम में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं भी व्यापार मंडल में छोटा मोटा हिस्सेदार रखता हूँ, तो आज दरअसल कई जगह से जो खबर की ओर बीज घोटाले की वो फाइल जिसे 14 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन अपर सचिव रामविलास यादव के कार्यालय में भेजा गया था, वो अब सचिवालय से गायब है। फाइल के गायब होने का खुलासा तब हुआ जब सूचना आयुक्त भट्ट ने इसकी जांच की। वहीं अब इस मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि धामी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और जो भी इस मामले में आरोपी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से मैं कल दिल्ली भी था, मेरे संज्ञान में आया। मैंने इसका संज्ञान लेते हुए आज अपने सचिव और अपर सचिव को आज बुलाया था, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित सूचना आयोग द्वारा कोई भी लिखित डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये धामी सरकार है। इस मामले में FIR ऑलरेडी हो चुकी है। तो मामले में FIR दर्ज करवाई गई है। उधर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देहरादून में भूमाफियाओं का खतरा लगातार जारी है और लोगों द्वारा भू कानून लाए जाने की मांग भी की जा रही है, पर सरकार द्वारा हर बार भू समिति बनाने के बाद भी काम नहीं किया जाता, जिसका परिणाम यह है कि बुजुर्ग दंपत्ति जिन्हें देहरादून में आजादी के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा जमीन दी गई थी, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति के पारिवारिक सदस्य भगवान दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सारी आपबीती सरकार के सामने रखने की कोशिश की। तो भूमाफियाओं पर सरकार कब तक करेगी टाल, ये इस वक्त का बड़ा सवाल इस मुद्दे पर है और भूमाफियाओं से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। भू कानून पर धामी सरकार भी सख्त है, लेकिन फिर भी भूमाफिया अपना जो शिकंजा है वो लगातार कसने पे लगी हुई है। भू कानून के बावजूद भी भूमाफिया बाज नहीं आ रहे और भूमाफियाओं से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। उसमें जो दलीप चौहान और विनोद कुमार मेरे को प्लॉट में आगे लेके गया, मेरे को उनकी बातों पे यकीन आ गया कि मेरा ये काम कर रहे हैं।
वो तेजोलाल पटवाल, रेशू और कोई दिनेश मलिक है भागवत का, और इसके साथ कुछ गुंडे थे। वो सारे आ गए प्लॉट के अंदर और मेरे को अपने विश्वास में ले लिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये मेरा कार्य होने जा रहा है। तो रात के टाइम ये 7 बजे गाड़ी लेके आते थे, मीटिंग इनकी वहाँ पे होती थी सब माफियों की, और मेरे को बहुत ही मौत का भय दिखा के, और एक रूम में जो मेरा अभी भी वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, रिवॉल्वर फेंक देते थे, कह रहा है गैंगस्टर एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, आप इसमें सिग्नेचर करो। देहरादून में कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया है। और दरअसल पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसका अध्यक्ष गौरव गोगोई को बनाया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि गणेश गोदियाल के साथ ही अभिषेक दत्त को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। देश भर में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल और बेस अस्पताल में आई फ्लू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। आई फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने भी लगातार लोगों को आइसोलेट होने का सुझाव दिया। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ते आई फ्लू के मामलों को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आज की ओपीडी में तो मरीज ये मान के चलिए कि 80% जो हमारी ओपीडी थी वो कंजक्टिवाइटिस की ही थी। नहीं, वही बता रहे हैं, जैसे अगर आज 200 की ओपीडी थी तो ये मान के चलिए कि आपकी 130 से ऊपर तो आई फ्लू के ही मरीज थे, 130 से 40 से। कारण एक तो ये बदलता हुआ जो मौसम है वही लग रहा है, क्योंकि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो वो बदलते मौसम की वजह से ही होता है। उधर नगर निगम ने भवन स्वामियों की ओर से जमा किए गए संपत्तियों के स्वमूल्यांकन फॉर्मों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। और इस पर नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि संपत्तियों के स्वमूल्यांकन के सत्यापन का कार्य रोजपुर रोड से शुरू किया गया और सत्यापन के दौरान भवन स्वामी की ओर से दर्ज पैमाइश और वास्तविक पैमाइश का मिलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 9 संपत्तियों में भारी भरकम विविधता पाई गई है, जिनसे निगम जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। जुर्माने के रूप में 4 गुना भवन कर की वसूली की जाएगी। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेशवासियों को निःशुल्क इलाज, वहीं 8 लाख से ज्यादा कार्ड धारकों को हो रहा है इससे लाभ। प्रदेश भर में 51 लाख से ज्यादा लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित एलटी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, वहीं 228 चयनित एलटी शिक्षकों को शीघ्र मिलेगी तैनाती। सीएम धामी मुख्य सेवक सदन में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रामनगर में हाथी ने महिला पर किया हमला, वहीं महिला को उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम हाथी को काबू करने में जुटी। रुद्रपुर में पति पत्नी की गला रेतकर की गई हत्या, वहीं आरोपी ने मां पर भी किया चाकुओं से हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में दामाद ने ससुर पर किया धारदार हथियार से हमला, वहीं घायल को कराया अस्पताल में भर्ती। मौके से फरार हुआ आरोपी। रामनगर से जल्द ही पिरुमदारा में शिफ्ट होगा बस अड्डा, वहीं शिफ्टिंग की कार्रवाई जारी। रामनगर में सहकारी ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है कोई बस अड्डा। नैनीताल के ओखलडुंगा में अतिवृष्टि से हुआ है भारी नुकसान, वहीं नुकसान का आकलन करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। प्रभावित परिवारों को दी गई सहायता राशि। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, वहीं चमोली में नंदप्रयाग और छिनका में सड़क अवरुद्ध, वहीं मलबा गिरने के कारण सड़क पर आवाजाही हुई है ठप। सड़क बहाली में जुटी हुई है चमोली। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वहीं स्मैक तस्कर को किया गया है गिरफ्तार। 65 ग्राम स्मैक की गई है बरामद। रुड़की में मेयर को लेकर व्यापारियों में रोष, वहीं मेयर पर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का आरोप। व्यापारियों ने कहा कि मेयर ने जनता की उम्मीदों को नहीं किया है पूरा। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने।